7 नवंबर से 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचेंगे राष्ट्रपति मुर्मू। 8 को श्रीनगर, गढ़वाल और कुमाऊं दौरा। 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम में लेंगे भाग। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा। जोशीमठ में बद्रीनाथ वेद वेदांत संस्कृत महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के साथ करेंगे संवाद। आज शाम 4 बजे से चारों धामों के बंद रहेंगे कपाट। चंद्रग्रहण के चलते चारों धामों के बंद रहेंगे कपाट। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में बंद रहेंगे कपाट। प्रदेश 31 अक्टूबर से शुरू होगा 38वां राष्ट्रीय खेल महाकुंभ। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह करेंगे शुभारंभ। प्रवर समिति की 31 अक्टूबर को होगी बैठक। राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण के संबंध में होगी चर्चा। हर जिले में जोखिम संभावित भवनों की होगी पहचान। सुरक्षित हुए तो ढहाए जाएंगे। विशेषज्ञ और तकनीकी समिति की गई है गठन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। उत्तराखंड का जनपद उधम सिंह नगर, जसपुर को कुमाऊं का द्वार भी कहा जाता है और इस बार में अच्छे विद्यालय न होने के चलते शिक्षा का भी अभाव लंबे समय से चला आ रहा है। उत्तराखंड की स्थापना होने के बाद जसपुर के पूर्व विधायक व भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल द्वारा जसपुर वासियों को शिक्षित करने के लिए अच्छे सरकारी विद्यालय की व्यवस्थाओं के लिए सरकार से मांग की जा रही। डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल प्रयासों के चलते 2004 में सरकार ने राजीव गांधी नवोदय विद्यालय की स्थापना के लिए 4.929 हेक्टेयर भूमि आवंटित कर दी थी, लेकिन जसपुर की जनता की किस्मत में कुछ और ही लिखा था और विधायक के प्रयासों पर पानी फिर गया। नवोदय विद्यालय को जसपुर से स्थगित कर कहीं और बनाने का प्रयास शुरू हो गया है। 47 करोड़ की धनराशि पास का टेंडर की प्रक्रिया भी कर दी गई है। बस विद्यालय बनाने का निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। पहले तो मैं हमारे मुख्यमंत्री जी का और हमारे नेता बीजेपी के डॉक्टर सिंघल जी का बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा इनको कि हमारे क्षेत्र में जो नवोदय विद्यालय लेके आए हैं, इससे हमारे गरीब बच्चों को और व्यापारियों के बच्चों को बहुत सुविधा होगी। इस क्षेत्र के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं पुनः अपनी सरकार के सराहनीय काम के लिए पूरी क्षेत्र की जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप नवोदय विद्यालय जो शायद कहीं और था और डॉक्टर सिंघल के प्रयास से जयपुर में आ गया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद क्षेत्र की जनता को। क्षेत्र देखिए जी, जहाँ तक ये है कि शिक्षा के मामले में नवोदय विद्यालय एक तो शिक्षा के स्तर पर बहुत अच्छी क्वालिटी की शिक्षा है इसके अंदर और बहुत सस्ता और अच्छी शिक्षा हमारे क्षेत्र के बच्चों को, गरीब बच्चों को बहुत लाभ मिलेगा। इससे मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे बच्चे आने वाले किसी भी कॉम्पिटिशन को आराम से पास कर पाएंगे। क्योंकि जब मैं पहली बार विधायक बना था तो उस समय शिक्षा का इस क्षेत्र में अभाव था और उसके मद्देनज़र जो एक जिले में राजीव गांधी नवोदय विद्यालय खोलने की सरकार की योजना थी, उसका लाभ उठाने का उस समय मैंने प्रयास किया था और यहाँ पर एक जंगलात की ज़मीन 5 हेक्टेयर उसको स्थानांतरण शिक्षा विभाग के नाम कराया था। उस समय हमारे स्वर्गीय नारायण तिवारी जी का उसमें बड़ा सहयोग था, पर उसके बाद सरकार बदली और किन्हीं कारणों से वो खटीमा में संचालित होना शुरू हो गया और काफ़ी बार प्रयास किए गए कि उसको जसपुर लाया जाए, पर कामयाबी नहीं मिली थी। तो लगातार प्रयास है, अब इसकी स्वीकृति मिली है। खबर काशीपुर से, जहां पर लोकसभा के चुनावी दंगल के उतरने के लिए राजनीतिक दलों ने कसरत तेज कर दी है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। दोनों पार्टियां अपने अपने रणनीतिक और संगठनात्मक कार्यक्रमों पर काम कर रही हैं। कांग्रेस ने 2024 के चुनावों के लिए एक विशेष रणनीति बनाई है। इस रणनीति के तहत कांग्रेस अपने पुराने गढ़ों में सुधार करने और नए क्षेत्रों में विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। को बूस्टअप की पहली डोज के रूप में मैं इसको देख रहा हूँ। आदेश चौहान जी ने कोशिश की है कि हम उधम सिंह नगर जो पार्लियामेंट्री सीट है उसके सभी प्रमुख हमारे नेतागणों को और हमारे जो अध्यक्षगण हैं उन लोगों को बुलाया जाए और आज कुछ चर्चाएं भी हो जाएंगी। मुझे लगता है कि ये पहला कदम होगा लोकसभा चुनाव की ओर। और इस बार क्योंकि
जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी की रही है, उसके बाद हमारी उम्मीदें बढ़ी हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के जो कारनामे हैं उत्तराखंड में, कम से कम उनका हमको निश्चित ही लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय स्तर पर भी चाहे वो किसानों के मामले रहे हैं, गवर्नमेंट फेल रही है, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के अपमान से लेके अग्निवीर योजना उनकी खराब रही है। हमारे यहाँ अंकिता भंडारी मर्डर केस आप सबने बहुत अच्छी प्रमुखता से दिखाया है। जोशीमठ का विषय है, केदारनाथ में सोने की चोरी है। 3 केसेस लगातार ऐसे हो गए हैं जिनको हाई कोर्ट के इंटरवीन करने के बाद सरकार को सीबीआई जांच बैठानी पड़ी है, चाहे वो। खबर देहरादून से है, जहां पर शकुंतला फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट की ओर से देहरादून स्थित उत्तरांचल प्रेस क्लब में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें उत्तराखंड की फिल्मों को एक माध्यम उपलब्ध कराने को लेकर डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया। एसएफटीआई के चेयरमैन शिव नारायण रावत ने कहा कि उत्तराखंड के फिल्म निर्माता खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि उनके द्वारा निर्माण की गई फिल्म को कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता भी है तो उसका किराया काफ़ी ज़्यादा होता है। उनकी इसी परेशानी को दूर करने के लिए हम ये प्लेटफॉर्म लेकर आए। तो यहाँ पर जो फिल्में बनती हैं, उत्तराखंड की जो धरोहर है जिस पर फिल्में बनती है, वो सुरक्षित नहीं पाई गई है। मैंने ऐसा सुना है, मैंने देखा भी है कि जो निर्माता फिल्म बनाता है उसके पैसे वापस नहीं हो पाते। उसकी वजह ये है कि जब वो उस फिल्म को लेकर थिएटर में जाता है तो थिएटर का जो किराया है वो बर्दाश्त से बाहर है, वो किराया नहीं दे पाता, क्योंकि सारा पैसा तो किराए में चला जाता है, प्रोड्यूसर को कुछ बचता नहीं। और जब प्रोड्यूसर को पैसा नहीं बचेगा तो वो फिल्म क्यों बनाएगा? तो असुरक्षा हो गई ना, सुरक्षित भावना नहीं रही। तो दूसरा आदमी कैसे सोचेगा कि मैं भी फिल्म बनाऊं, जब उसको सुनाई पड़ेगा कि ये तो नुकसान में आ गया तो क्यों बनाएगा फिल्म? तो जब ऐसा होगा तो फिर जो हम कहना चाह रहे हैं फिल्मों के द्वारा, समाज की सुधार के दिशा में एक प्रयत्न कर रहे हैं, जो हमारी उत्तराखंड की प्रॉब्लम्स हैं उनको दिखाना चाह रहे हैं, वो नहीं दिखा पाएंगे। देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में सीएम पुष्कर सिंह धामी बीजेपी के स्टार प्रचारक होंगे। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से ले गए ऐतिहासिक निर्णयों की पूरे देश में सराहना की जा रही। स्टार प्रचारक बनाए जाने से निश्चित ही पार्टी को इसका लाभ मिलेगा। तीन दिवसीय जोहार महोत्सव की रंगारंग शुरुआत कल से होने जा रही है। चीन की सीमा से सटे मलम ग्लेशियर सीमांत क्षेत्र जोहार घाटी के रहने वाले वहां के बाशिंदों द्वारा हल्द्वानी में जोहार महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। जोहार घाटी की लोक संस्कृति दर्शाती है। सुंदर झांकी के साथ इस महोत्सव की रंगारंग कार्यक्रम की शुरुआत होगी और सीमांत क्षेत्र के सरकारी व गैर सरकारी सेवाओं में बड़े बड़े पदों पर आसीन जोहार घाटी के बाशिंदे महोत्सव में दूर दूर से शिरकत करने आते हैं। ये JSWS नाम की संस्था की ओर से हम विगत 14 वर्षों से जोहार महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं और ये आयोजन जो है आज की तारीख में हल्द्वानी में एक अपनी खास और पहचान बना चुका है। इससे हमारे समाज के बारे में, पूरे क्षेत्र के बारे में न केवल लोगों को जानकारी मिलती है, बल्कि हमारे खुद के समाज में, अपने समाज के बारे में, उसकी संस्कृति के बारे में, उसके इतिहास के बारे में जागरूकता पैदा होती है। आप में से अधिकांश लोग जानते होंगे कि जोहार क्षेत्र जो सीमांत क्षेत्र है, हिमालय के मध्य क्षेत्र में आता है। यहाँ की संस्कृति बहुत ही यूनिक है, अन्य घाटियों से कई मामलों में ये अलग है, इसलिए यहाँ की संस्कृति भी बिल्कुल भिन्न है। जोहार सांस्कृतिक वेलफेयर सोसाइटी हल्द्वानी द्वारा 28, 29 और 30 अक्टूबर 2023 को MB फील्ड में जोहार महोत्सव 2023 का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य अपनी संस्कृति को बचाना, संस्कृति का संरक्षण व संवर्धन करना है। और जो हमारा जोहार महोत्सव है उसमें मुख्य रूप से हमारी जो संस्कृति है उसको बचाना है। मुख्य आकर्षण का केंद्र हमारा आपके हमारे जैविक उत्पाद के हमारे स्टॉल लगे हैं। जो सोका व्यंजन है उसके भी स्टॉल लगे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे जो
स्थानीय उत्पाद है उसके भी स्टॉल लगे हैं। और जो हमारे रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे उसमें कुमाऊं के प्रतिष्ठित कलाकार आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे जो नए प्रतिभावान खबर चमोली से है, जहां पर महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सपरिवार भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। उपराष्ट्रपति का बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति जिला प्रशासन चमोली ने स्वागत कर भगवान बद्री विशाल भगवान केदारनाथ का प्रसाद भेंट किया। बद्रीनाथ में पूजा अर्चना के बाद देहरादून को रवाना हुए। उनके साथ प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उद्यान विभाग में हुए घोटालों की जांच सीबीआई या किसी अन्य एजेंसी से कराए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर पूर्व में हुई सुनवाई के बाद सुरक्षित रखे निर्णय पर फैसला सुनाते हुए याचिका निस्तारित कर दिया है। कोर्ट की खंडपीठ ने सीबीआई को 3 माह में मामले की जांच कर निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि दीपक करगेती ने जनहित याचिका दाखिल कर उद्यान विभाग में घोटाले का आरोप लगाया है। याचिका में कहा गया है कि उद्यान विभाग में लाखों का घोटाला किया गया है, जिसमें फल और अन्य के पौधारोपण में गड़बड़ियां की गई। विभाग द्वारा एक ही दिन में वर्क ऑर्डर जारी कर उसे जम्मू कश्मीर से पेड़ लाना दिखाया गया था, जिसका पेमेंट भी कर दिया गया है। पूरे मामले में कोई वित्तीय व अन्य गड़बड़ियां हुई हैं, जिसकी सीबीआई या फिर किसी निष्पक्ष जांच एजेंसी से जांच कराई जाए। दीपक करकेती द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल की गई, जिसमें उसके द्वारा हॉर्टिकल्चर से संबंधित घोटाले की जांच सीबीआई द्वारा कराने की याचिका की गई। उक्त संबंध में हाई कोर्ट ने उक्त दस्तावेजों को सीबीआई से एग्जामिन करने के लिए कहा। सीबीआई ने दस्तावेज एग्जामिन करें और अपनी रिपोर्ट में कहा कि ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी केस बनता है। इसके पश्चात आज उस याचिका का निस्तारण हो गया और निस्तारण के बाद सीबीआई से कहा गया है कि 3 महीने के अंदर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का निस्तारण करें। खबर विकासनगर से है, जहां पर सिलाकोई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष आर्यन शर्मा ने सिलाकोई इंडस्ट्रियल एरिया में चल रही अनियमितताओं के मुद्दे को उठाते हुए जांच की मांग की है। आर्यन शर्मा ने कहा है कि औद्योगिक क्षेत्र में महिलाओं के लिए सार्वजनिक शौचालय, स्थानीय युवकों को रोजगार और सड़कों की खस्ता समस्याओं को रखते हुए प्रदेश सरकार इन समस्याओं को जल्द दूर करने की मांग की है, जिसके लिए ग्रीन बेल्ट वाले क्षेत्रों को गलत तरीके से आवंटित कर दिया गया, जिससे कि पर्यावरण पर बुरा असर पड़ रहा है। इन मामलों की जिस तरह जांच की आवश्यकता है। आर्यन शर्मा ने कहा है कि सरकार अगर इन अनियमितताओं की जांच नहीं करती है तो इन मुद्दों को लेकर वो माननीय न्यायालय की शरण में जाएंगे। स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, जो 89 का एक्ट है वो अभी इस क्षेत्र पर लागू है। दून वैली में कोई भी ऐसे उद्योग नहीं लग सकते। उद्योग तो कि इतने उद्योग लग गए, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। जब जमीन पर जाकर देखिए तो उद्योगों से यहाँ पर कई जगह कई ऐसी अनियमितताएं सामने आ रही हैं कि यहाँ पर पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है और ये दून वैली क्षेत्र है, तो यहाँ बड़े उद्योग और भारी उद्योग नहीं लग सकते हैं। तो यहाँ उद्योगों के नाम पे स्क्रीनिंग प्लांट, मिक्स प्लांट, ये इस क्षेत्र के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी पॉल्यूशन बड़ी मात्रा में हो रहा है और यहाँ के लोगों में जो है स्वास्थ्य खराब हो रहा है। अस्थमा जो है तेजी से यहाँ के मरीजों में बढ़ोतरी हो रही है अस्थमा के। उत्तराखंड एसटीएफ और साइबर थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने वर्क फ्रॉम होम के नाम पर लगभग 21 करोड़ की धोखाधड़ी करने के मामले में एक आरोपी को हरियाणा से गिरफ्तार किया है। आरोपी के ऊपर देश भर में 855 मामलों में 37 मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी चीन के लिए फर्जी कंपनी और डमी खातों को खोलने का काम करता था। एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने बताया कि अभियुक्त द्वारा वर्क फ्रॉम होम के काम में रुचि रखने वाले व्यक्तियों को फर्जी होटल की साइट तैयार कर टेलीग्राम ग्रुप से जोड़कर होटल की ऑनलाइन बुकिंग का टास्क देकर लाभ कमाने का लालच देता था, जिस पर पहले तो कमीशन के रूप में कुछ धनराशि दी जाती थी और जब लोगों को विश्वास हो जाता था तो उनमें इन्वेस्टिंग के नाम पर मोटी रकम हड़प लेता था। पूर्व जो हमारा साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन देहरादून में है, यहाँ पर एक शिकायत प्राप्त हुई थी
जिसमें कि शिकायतकर्ता के द्वारा बताया गया था कि उनको वर्क फ्रॉम होम के नाम से कुछ लोगों के द्वारा इस प्रकार का जो वर्क फ्रॉम होम के नाम पर अलग अलग टास्क दिए गए और उनको कुछ छोटा अमाउंट पेमेंट भी किया गया और एक बार उनका विश्वास जीतकर उनको टेलीग्राम चैनल्स पर ऐड कराया गया और वहाँ उनको इन्वेस्टमेंट के नाम पर लाखों रुपयों की धोखाधड़ी उनके साथ में की गई थी। तो इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो हमारे पास एविडेंसेस आए उसके आधार पर हमने गुड़गांव हरियाणा से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। स्वर्गाश्रम क्षेत्र में द बीचेस गंगा फेस्टिवल का आगाज हो गया है, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली से लौटने के बाद स्वर्गाश्रम में किया। मंच में बोलते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ऋषिकेश योग और अध्यात्म की राजधानी। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि बीचेस आश्रम पूरे विश्व में अपनी विशेष पहचान रखता है और हमारी सरकार का प्रयास है कि इसे भव्य रूप देकर दुनिया भर में पर्यटकों को एक नई डेस्टिनेशन और फेस्टिवल में संगीत प्रस्तुतियों के साथ ही स्थानीय मोटा अनाज, हथकरघा उत्पाद और गढ़वाल व्यंजनों की भी धूम रहेगी। 3 दिवसीय महोत्सव का समापन 29 अक्टूबर को होगा। फेस्टिवल का आयोजन पहली बार किया जा रहा है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों को इस ओर आकर्षित किया जा सके। सेंट क्लेयर कॉन्वेंट स्कूल द्वारा आयोजित खेल प्रतियोगिता का सर्वे मैदान में आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के 350 छात्र छात्राओं ने प्रतिभा दिखाकर विभिन्न प्रतियोगिताओं में अपना हुनर दिखाया। इस मौके पर बड़ी संख्या में अभिभावक और अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्घाटन मनोरंजन त्रिपाठी, पूर्व सेना अधिकारी डॉक्टर द्वारा किया गया और इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने मैराथन रिले दौड़ कर विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया। छात्र संघ चुनावों की तारीख के ऐलान हो गया, लेकिन कुमाऊं विश्वविद्यालय में चुनाव से पहले सभी रिजल्ट जारी करना अब भी चुनौती है। अभी भी सेमेस्टर परीक्षाओं के रिजल्ट जारी नहीं हो सके। हालांकि सरकार के चुनाव कराने के निर्देश के बाद कुमाऊं विश्वविद्यालय ने चुनावों के लिए कार्य योजना तैयार की है, तो इसी महीने सभी रिजल्ट जारी करने के निर्देश कुलपति ने दिए हैं। वहीं छात्र संघ चुनावों के लिए कैंपस और कॉलेजों को भी निर्देश जारी किए गए हैं। तो जिला प्रशासन से भी चुनावों के लिए पुलिस और अन्य मदद मांगी गई है। वहीं चुनाव में कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए भी सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश जारी किए गए। उसके बावजूद भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सभी रिजल्ट हम इस महीने के एंड तक डिक्लेयर कर दें। नंबर 1। नंबर 2, कल हमारी चुनाव समिति की जो मीटिंग थी वो मीटिंग कॉल की गई थी, जिसमें सभी प्रिंसिपल्स को ऑनलाइन हमने मीटिंग में जोड़ा था। लिंगदो कमेटी या जो हमारा स्टूडेंट यूनियन का जो संविधान है उसके तहत हमने इलेक्शन को कराने के लिए कहा है। दूसरा, हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी पूरा सपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट किया है एंड आई थिंक वी विल बी एबल टू मैनेज इट। 2024 में लोकसभा चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी षणमुगम ने कहा है कि आज से अगले 9 दिसंबर तक की जिस भी व्यक्ति को अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाना है या हटवाना है, उसमें किसी भी तरह का सुधार करवाना है, उसके लिए निर्वाचन आयोग प्रविष्टियां लेगा। इसके साथ ही उन्होंने राज्य में कुल मतदाताओं की सूची भी जारी की है। वर्तमान सूची के हिसाब से राज्य में अभी 81,45,501 मतदाता है, जिसमें पुरुष की संख्या 42,18,089 है और महिलाओं की संख्या 39,25,143 है, जबकि 269 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। इस वर्ष अब तक 1,01,507 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े जा चुके हैं, जबकि 1,25,574 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जा चुके हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि राज्य में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 11,647 से बढ़ाकर 11,729 कर दी गई है, जिससे कि आने वाले चुनाव में मतदान केंद्र पर जाने वाले मतदाताओं को आसानी होगी। तो अभी हमने पिछले हमारा ड्राफ्ट पब्लिकेशन था फाइनल पब्लिकेशन था 1/1/2023, उससे लेकर अभी हम जो फाइनल पब्लिकेशन ड्राफ्ट हम कर रहे हैं उसी टाइम तक हम एडिशन किया है। 1,01,507 को हमने एडिशन किया है और इसी पीरियड में हमने डिलीशन किया है 1,25,574 का किया है।
और हमारा 9 नवंबर 2022 के पश्चात हम लोग कुल 1,77,921 लोग का डिलीट किया गया है। योग प्रशिक्षित बेरोजगार युवाओं को राजधानी देहरादून स्थित परेड ग्राउंड से पैदल मार्च कर सचिवालय कूच किया, जहां पुलिस ने बैरिकेड लगाकर बेरोजगार युवाओं को रोका। प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार युवाओं की काफी लंबे समय से मांग है कि योग प्रशिक्षित बेरोजगारों को नियुक्ति मिले, लेकिन अब तक सरकार ने कोई सुध नहीं ली है, जिसके चलते तमाम योग प्रशिक्षित बेरोजगारों ने सचिवालय को कूच किया। सर देखिए, ये वैसे जो हमारा मुद्दा है वो पिछले कई सालों से पेंडिंग है। पिछले 10-12 सालों से हम लोग जो है योग शिक्षकों की मांग को लेकर प्रदर्शनरत हैं, लेकिन आज तक भी जो है हम लोगों को नियुक्ति नहीं मिली है। 2 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी कैबिनेट में कहा था कि 119 पदों पर महाविद्यालय में और 13 इंटर कॉलेज में, जो कि प्रत्येक 13 जिलों में हैं, उसमें जो है योग शिक्षकों को नियुक्ति जाएगी। लेकिन 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन हमें आज तक नियुक्ति नहीं मिली है। इससे पहले अक्टूबर में हम लोगों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर पैदल मार्च किया था, ठीक है, उससे भी कोई ज़्यादा रिस्पॉन्स हमें मिला नहीं है। इस वजह से हमें आज दोबारा से जो है यहाँ पे आना पड़ रहा है, क्योंकि देखिए जो भी हम लोग हैं इतनी मेहनत से जो है 5 साल की डिग्री करने के बावजूद हम लोग जो है योग शिक्षक बनते हैं, लेकिन आज जो है पूरे स्कूल्स में हो चाहे किसी भी जगह पे हो, योग शिक्षकों के लिए कोई जॉब नहीं है। खबर हरिद्वार से, जहां जूना अखाड़े की पवित्र छड़ी यात्रा मां मनसा देवी मंदिर पहुंची। इस मौके पर जूना अखाड़े के सैकड़ों संतों ने उद्घोष से मां मनसा देवी मंदिर पूंज उठा। आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा कालांतर में चलाई गई छड़ी यात्रा अपनी पहचान खोती जा रही थी। ऐसे में एक बार फिर जूना अखाड़ा के संतों ने ये यात्रा शुरू की है। छड़ी यात्रा में पवित्र छड़ी को तमाम स्थानों पर ले जाया जाता है, जिससे सनातन धर्म की पहचान बनी रहे। पवित्र छड़ी को मां मनसा देवी मंदिर में लाकर साधु संतों ने विशेष पूजन किया है। प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण दिया गया है और आने वाले समय में जितने भी संत महात्मा हमारे हैं सभी अयोध्या जाएंगे, और जो अयोध्या नहीं जा पाएंगे वो अपने स्थान पे वहाँ भगवान राम की प्रतिमा को लेकर के उसकी पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, और ये सनातन की जीत है। आपने देखा होगा कि जो हमारी विरोधी पार्टियां हैं उन्होंने ये कहा था कि राम है ही नहीं, राम एक कल्पना है, परंतु आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिखा दिया कि राम वास्तव में राम है। अब जो है भगवान राम की 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, और पूरा सनातन, पूरे हिंदुस्तान का नहीं पूरा विश्व का सनातन समाज जो है प्रधानमंत्री के साथ है, और इसका आशीर्वाद जो है प्रधानमंत्री जी को अवश्य मिलेगा। ये छड़ी जो है कई वर्षों से मनसा देवी में आ रही है, और माता जी का आशीर्वाद लेकर के उत्तराखंड के समस्त जिलों में छड़ी जाती है, और ये कई सालों से जा रही है। और इसका एक लक्ष्य है सनातन धर्म का प्रचार प्रसार। जो हमारे मठ मंदिर हैं उनमें ऐसी जगह भी हमने देखी जहाँ पूजा नहीं हो रही, लेकिन जब छड़ी गई और छड़ी ने प्रचार किया तो सारे मंदिर और मठ जगमगा उठे। और हमको उम्मीद है कि जो उत्तराखंड में पलायन हो रहा था वो काफ़ी हद में रुक चुका भी है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।